नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की लास्ट क्लास में डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा था। वो सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और आज की क्लास में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, जहां से संबंधित आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिनके लिए जो एग्जाम में आने वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं और ये सेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और आज सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों की फतह दोस्तों, ईरान की ये पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ईरान के द्वारा ये इंडिजिनसली डेवलप की गई हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है फतह। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई हाल फिलहाल में किस देश के द्वारा स्वदेशी रूप से पहले विकसित की गई हाइपरसोनिक मिसाइल जो बैलिस्टिक है जिसका नाम है फतह, वो किस देश के द्वारा उसको लॉन्च किया गया, उसको प्रदर्शित किया गया। तो ये ईरान के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ईरान ने अपने स्वदेशी रूप से निर्मित अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है दोस्तों फतह, उसका प्रदर्शन किया है। इस अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल की विशेषताओं के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 1400 किलोमीटर है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों, इसे ऐसे हथियार को कहते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल कहते किसे दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप किसे कहेंगे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल वो होते हैं जिनकी गति जो ध्वनि की गति से जो 5 गुना तीव्र गति से गमन करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और ध्वनि जिसकी चाल देखिए माध्यम के प्रकृति, यानी कि माध्यम की प्रकृति क्या हो सकती है। अगर माध्यम का नेचर है, जिस मीडियम से वो गुजर रही है, यानी कि वो ठोस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। तो इन प्रकृति पे जिसमें ध्वनि गुजर रही है, उसके जिस प्रकृति में वो गुजर रही है, जिस माध्यम से गुजर रही है, उस पर वो ध्वनि की चाल इस पे निर्भर करती है। और अगर हम बात करें दोस्तों, ध्वनि की गति है उससे 5 गुना तीव्र गति से ये गमन करती है ये मिसाइल, इसी को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। अगर शुष्क वायु में देखें, ड्राई एयर होती है, उसमें ध्वनि का वेग दोस्तों कितना होता है? 344 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भाई ध्वनि की गति को किस में मापा जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में ध्वनि की चाल को मापा जाता है। और यही ध्वनि की गति अगर देखें शुष्क वायु में कितनी होती है दोस्तों, तो 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर हम बात करें ये जो मैक है, ठीक है, ये 5 मैक से अधिक या लगभग 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है इस गति इसकी इस हाइपरसोनिक मिसाइल की। हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों जो होती है, ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। अगर बेसिकली देखा जाए टाइप्स कितने होते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल के, तो हम देखते हैं 2 तरीके की हाइपरसोनिक मिसाइल हमें देखने को मिलती है, जिसमें से पहले है दोस्तों हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ठीक है। ये पहले इसे रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है, फिर इसे अपने लक्ष्य की दिशा में इसे आगे बढ़ाया जाता है। पहले क्या किया जाता है, ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होती है दोस्तों, ये देखिए ध्यान रखिएगा, पहले इसको रॉकेट के माध्यम से लॉन्च कर दिया जाता है। फिर जिसको जो लक्ष्य साधा गया है दोस्तों, उस लक्ष्य की तरफ इसको क्या किया जाता है? डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। इसी की तरह दूसरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, ये सबसे पहले इसमें लक्ष्य ही निर्धारित कर लिया जाता है, उसको दागने के बाद, यानी कि जब रॉकेट से लॉन्च कर दिए, फिर हमने क्या किया कि भाई हमने डायरेक्शन उसको दिया कि तुम्हारा लक्ष्य इधर जाओ। इसको पहले ही हम लक्ष्य बता देते हैं, यानी कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद यह मिसाइल उस दिशा में एयर ब्रीडिंग हाई स्पीड इंजन, जिसे हम स्क्रैम जेट कहते हैं, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। तो इस तरह के 2 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बात किया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ईरान ने अपना स्वदेशी रूप से निर्मित पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है जिसका नाम है फतह, जिसकी मारक क्षमता है 1400 किलोमीटर। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों, इंडोनेशिया का संचार उपग्रह है जिसका नाम है, ठीक है, सटारियो 1, ठीक है। ये देखा जाए दोस्तों, इसे स्पेस 1 के द्वारा प्रक्षेपित किया जा रहा है, ठीक है।
ये जो है यानी कि सैटेलाइट, ये जो है सितारिया 1 है, इसे जून 2023 में, ठीक है, स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से, ठीक है, यूएसए के फ्लोरिडा से, ठीक है, कक्षा में जो है ये इंडोनेशिया का संचार उपग्रह है, ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट रिया 1, और ये जो है इसे लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। इसे देखा जाए तो ये जो है SATRIA-1 दूर संचार उपग्रह के साथ, इसे जो है किस रॉकेट के साथ इसे लॉन्च किया गया ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है फॉल्कन 9 रॉकेट से जो है इसे लॉन्च किया गया है। ये इंडोनेशियाई गणराज्य का ये जो उपग्रह है, ठीक है, इसे जो है इंडोनेशिया की कंपनी है जिसका नाम है इंडोनेशियाई, ठीक है, इंडोनेशियाई कंपनी के द्वारा जो है इसे संचालित किया गया जाएगा, जो कि ये कंपनी देखा जाए जो इंडोनेशिया की सरकार है उसके लिए जो है ये जो है इस सैटेलाइट को संचालित किया जाएगा। अगर हम इसके बारे में अन्य बात करें तो PNSATRIA मिशन ने फाल्कन 9 के पहले जो है चरण बूस्टर के लिए 12वें लॉन्च और लैंडिंग को चिन्हित किया है, जिसमें पहले CRS-22, फिर क्रू 3, तुर्कसेट 5P, फिर क्रू 4, CSR, ठीक है, CRS-25, यहाँ पे यूटेलसेट ऑर्बिट 13G, एम्पावर ए और 4 स्टारलिंक मिशन को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस देश का जो है ये संचार उपग्रह है, ठीक है, ये तो इंडोनेशिया का, ये ध्यान रखिएगा चूंकि इसको स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आइए स्पेस एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों स्पेस एक्स की जो है स्थापना किया गया था ये 2002 में किया गया था, ठीक है, और इसके जो सीईओ है वर्तमान में वो एलन मस्क हैं, और इसका मुख्यालय देखिए कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया में एक स्थान है हार्थोन, वहां पे जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष उपग्रह है जिसका, ठीक है, जिसका उद्देश्य है जो डार्क मैटर है उनका खोज करना, और इसके लिए यूरोपीय अंतरिक्ष उपग्रह के द्वारा एक मिशन चलाया गया यूक्लिड मिशन। तो यूक्लिड मिशन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यूरोपीय अंतरिक्ष उपग्रह जो कि डार्क मैटर को खोजने के लिए, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था, इस मिशन को शुरू किया गया था। तो ये मिस्र के एक यूनानी गणितज्ञ है, उन्हीं के नाम पर जो है यूक्लिड का नाम रखा गया, और यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने, ठीक है, अंधेरे ब्रह्मांड जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं का निरीक्षण करने के लिए अपना मिशन शुरू किया है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका ये ध्यान रखिएगा यूक्लिड मिशन है। और ये यूक्लिड मिशन है क्या दोस्तों, तो ये एक तरीके का जो है अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे देखा जाए जो डार्क मैटर है, जो डार्क ब्रह्मांड, ठीक है, डार्क ब्रह्मांड है, जो अंधेरा ब्रह्मांड है, उसकी जो है क्या संरचना है, उसका क्या किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, इसका पता लगाने के लिए इस यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। यूक्लिड टेलीस्कोप जैसा कि हमने बताया ये एक दूरबीन है दोस्तों, और इसका जो नाम रखा गया है वो जो प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ है उन्हीं के नाम पर रखा गया है, और इनको ज्यामिति का पिता कहा जाता है यूक्लिड को, और इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। और इस मिशन को, इस रॉकेट को दोस्तों स्पेस एक्स फॉल्कन रॉकेट के, ठीक है, कार्गो बे में, ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है, और कहां से, कैप कार्नावेलस स्पेस फोर्स स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया है। यूक्लिड का जो लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो हमने बात किया यूक्लिड क्या पता लगाएगा, तो ब्रह्मांड का विस्तार, ठीक है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है उसका विस्तार किस तरीके से हुआ, जो ब्रह्मांडीय इतिहास है उनकी जो है संरचनाएं कैसे बनी, गुरुत्वाकर्षण की क्या भूमिका है हमारे ब्रह्मांड में, डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर की प्रकृति, इन सब के बारे में जो है ये यूक्लिड मिशन जो है खोज करेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा इस डार्क मैटर और डार्क एजेंसी का अध्ययन करने के लिए ये जो यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों, ठीक है, जुलाई 2023 की बात है, चूंकि हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जुलाई 2023 में यूक्लिड मिशन ने जो है अपनी शुरुआती 5 वैज्ञानिक छवियों को साझा किया था, जिसके बाद ये काफी ज्यादा यूक्लिड मिशन चर्चा में था। ध्यान रखिएगा यूक्लिड मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इस मिशन ने जो है 5 वैज्ञानिक जो है छवियां साझा की, तस्वीरें साझा की, जिसमें से देखा जाए जो है विशाल आकाशगंगा समूह की तस्वीरें हैं, 2 निकटवर्ती आकाशगंगाओं की विशिष्ट शॉट्स हैं, एक नेबुला, ठीक है, नेबुला जिसे हम कहते हैं दोस्तों डिलीवरी हॉल ऑफ स्टार्स, जहां पे जो है स्टार्स की जहां से डिलीवरी होती है, यानी कि जहां से स्टार बनते हैं उनको नेबुला कहा जाता है। नेबुला के बारे में गोलाकार क्लस्टर के रूप में जाना जाने वाला गुरुत्वाकर्षण से जुड़े जो तारे हैं दोस्तों, ठीक है, उनके बारे में जो है तस्वीरों को साझा किया इस यूक्लिड मिशन ने। तो यूक्लिड मिशन आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा ये डार्क मैटर्स को जानने के लिए जो है और
ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, ब्रह्मांड का जो है वर्तमान स्वरूप क्या है, ब्रह्मांड का ऐतिहासिक जो है क्या स्वरूप रहा है, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूक्लिड मिशन को क्या किया है दोस्तों, जो है लॉन्च किया था। ठीक है, और हमने ये भी बात किया कि इस मिशन को अभी हाल फिलहाल में जो है जुलाई में इससे तस्वीरें साझा किया, जिसके बाद से ये चर्चा में था। अगला है दोस्तों सागर निधि। भारत का ये एक अनुसंधान पोत है सागर निधि, जिसमें देखा जाए जून 2023 में ये चर्चा में आया। कब आया? बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने संयुक्त समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए इस सागर मिशन के सागर निधि पोत पर वो सवार हुए, जिसके बाद से ये चर्चा में आ गया। ये आयोजन दोस्तों ये जो है, ठीक है, ये जो अभियान था दोस्तों, ये हिंद महासागर क्षेत्र के जो देश है उनके बीच में, ठीक है, एक कॉन्क्लेव है जिसके बारे में भी जानना जरूरी है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। उसके ढांचे के तहत इस आयोजन का, इसका जो आयोजन किया गया, इस अभियान का आयोजन किया गया। ये जो समुद्री संयुक्त अभियान है किन देशों के बीच में दोस्तों, तो ये जो हिंद महासागर से लगे हुए देश है। क्रूज की बात करें, सागर निधि की बात करें, तो इसका संचालन दोस्तों जो किया जाता है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके बारे में, ये महासागर अनुसंधान पोत जिसका नाम है दोस्तों सागर निधि, ठीक है, यानी कि ये जो अनुसंधान जो रिसर्च होते हैं दोस्तों महासागरों में, उनके लिए इस पोत को जो है बनाया गया है सागर निधि। और ये सागर निधि दोस्तों जो है ये भारत का जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था है उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है, और एक बर्फ मजबूत बहुविषयक पोत के रूप में, ठीक है। इसका जो निर्माण किया गया था इस सागर निधि पोत का, ये 2007 में किया गया था। इटली की एक फिन कंट्री जो है उसके द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था। इस जहाज के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जहाज देखिए भूवैज्ञानिक, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान अनुसंधान करने में ये जो है जहाज सक्षम है। और ये 45 दिनों तक चलने वाली यात्राओं के लिए लगभग 10,000 समुद्री मील तक की रेंज के साथ जो हमारा समुद्र है, जो हमारा नीला पानी है, उस पानी की क्षमता के साथ जो है इसको डिजाइन किया गया। यानी कि लगभग ये 45 दिनों तक जो है समुद्र की यात्रा कर सकता है, लगभग 10,000 समुद्री मील तक जो है ये यात्रा कर सकता है। ये इसकी जो है विशेषता है इस सागर निधि की। ये सागर निधि दोस्तों चूंकि ये तीसरा अनुसंधान पोत है, इसके पहले देखा जाए तो सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी, ठीक है, इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद देखा जाए ये भारत का तीसरा अनुसंधान पोत है सागर निधि। ध्यान रखिएगा ये हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, क्योंकि जो है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के तहत एक अभियान चलाया गया, जिसमें हाल ही में बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक जो है इस अनुसंधान में जो है भाग लिए और सागर निधि पर सवार हुए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव क्या है। दोस्तों कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बात करें तो प्रारंभ में 3 देशों के द्वारा, जो कि भारत, बांग्लादेश, यहाँ पे मालदीव और श्रीलंका, इन 3 देशों के द्वारा एक त्रिपक्षीय, ठीक है, समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में जो है इस कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का जो है गठन किया गया था। किस उद्देश्य से? जो समुद्री क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करने के लिए। माफ करिएगा। आगे चल करके जो है समुद्री सुरक्षा सलाहकार की जब पहली बैठक हुई तो इस जो है इसने जो है इसमें चौथे सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ दोस्तों? मॉरिशस। तो वर्तमान में देखा जाए तो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के तहत जो है 4 मेंबर्स है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। प्रारंभ में ध्यान रखिएगा 3 मेंबर्स थे और 2 जो है यहाँ पे ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक देश के भी रूप में शामिल है, जिनका नाम है दोस्तों बांग्लादेश और सेशल्स, और उन्हें समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जो रीजनल सिक्योरिटी है हमारे ओशन को लेकर के, उसको जो है उस रीजनल सिक्योरिटी को जो है बढ़ावा देने के लिए, उस रीजनल सिक्योरिटी को यानी कि जो हमारी समुद्री सुरक्षा है उस पर जो है चर्चा करने के लिए इस कॉन्क्लेव का जो है गठन किया गया था, इस ग्रुप को गठन किया गया था 2011 में। ये ध्यान रखिएगा। उस समय देखा जाए तो 3 देशों ने, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, आगे चल करके मॉरिशस भी इसमें जुड़ गया। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वर कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश और सेशल्स है। अगला बात करते हैं दोस्तों नासा का परसिवरेंस रोवर। मैटर ये करता है कि ये जो नासा का परसिवरेंस रोवर है ये किस ग्रह से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा नासा का जो परसिवरेंस रोवर है ये मंगल ग्रह से संबंधित है। और मंगल ग्रह पर एक क्रेटर है दोस्तों, यानी कि क्रेटर जिसको हम झील कह सकते हैं, उसमें जो कार्बनिक यौगिक है उसके विषय में जानने के लिए नासा ने, ठीक है, जिसको हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं दोस्तों, ये यूनाइटेड स्टेट का यानी कि यूएसए का अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, इसने जो है
इसके जो परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के क्रेटर में, ठीक है, कार्बनिक यौगिक के साक्ष्य के विषय के बारे में जानकारी जो है प्राप्त किया है। ये क्रेटर कौन सा है, ये नाम ध्यान रखिएगा, तो जेजोरो क्रेटर है, ठीक है, जेजोरो क्रेटर है। और इस क्रेटर में जो रोवर है उसकी लैंडिंग स्थान जो है बीते समय में, ठीक है, बीते किसी समय में यहाँ जीवन की प्रबल संभावनाओं को इंगित करता है। इस क्रेटर में दोस्तों कार्बोनेट, मृदा, सल्फेस जैसे विभिन्न जो है खनिज की प्रचुरता का पता चला। और यहाँ पे जो है यह क्षेत्र पहले एक झील जो है थी, लेक बेसिन थी, इससे ये पता चलता है जो इस परसिवरेंस रोवर ने जो है साक्ष्य इकट्ठा किए उसके आधार पे। कार्बनिक यौगिक दोस्तों इसके बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं दोस्तों, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं। ध्यान रखिएगा कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं। और इनमें अक्सर देखा जाए तो किनके तत्व पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, सल्फर के, ये जो है तत्व पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर देखा जाए जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये पृथ्वी पे जो जीवन होते हैं उनके प्रमुख निर्माण खंड होते हैं, क्योंकि इनमें देखा जाए प्रोटीन, न्यूक्लियर एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के साथ अन्य जो है जैव अणुओं का आधार ये बनते हैं, जिस कारण से ये पृथ्वी पर जीवन के प्रमुख निर्माण खंड कहलाते हैं। परसिवरेंस रोवर की दोस्तों बात करें तो परसिवरेंस रोवर जिसकी तस्वीर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कार के आकार की एक जो है रोवर है, ठीक है, रोवर जो कि भ्रमण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और साक्ष्य को इकट्ठा करके जो है वो अंतरिक्ष एजेंसियों को भेजता है। तो यहाँ पे परसिवरेंस रोवर जो कि कार के आकार का मार्स रोवर है, ध्यान रखिएगा मार्स यानी कि मंगल ग्रह का रोवर है, और इसे नासा के द्वारा दोस्तों मार्च 2020 में, ठीक है, एक मिशन के हिस्से के रूप में मंगल पर जो जेजोरो क्रेटर है उसका पता लगाने के लिए जो है इसे डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस ग्रह पर ये जेजोरो क्रेटर है, जिसको जो है जिसके बारे में पता लगाने के लिए जो है नासा ने 2020 में परसिवरेंस रोवर मिशन को लॉन्च किया था। तो ये मार्स है, ठीक है। इसका जो निर्माण किया गया था वो जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के द्वारा किया गया था और इसे 30 जुलाई 2000, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 20 को लॉन्च किया गया था। इसने देखा जाए 7 महीने की यात्रा के बाद ये कब ये जो है मंगल ग्रह पर लैंड किया था, तो फरवरी यानी कि 18 फरवरी से 2021 को ये मंगल ग्रह पर लैंड किया था। और हाल ही में जो कि इसके द्वारा से, ठीक है, साक्ष्य के विषय में बारे में पता लगा, कार्बनिक यौगिक जो मंगल ग्रह पर जो क्रेटर है उसमें कार्बनिक यौगिकों के साक्ष्य के विषय में जानकारी मिली, जिस कारण से ये जो है नासा का रोवर परसिवरेंस रोवर जो है वो चर्चा में आ गया और आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो। इसी के साथ साथ बात करते भाई उत्तर कोरिया के द्वारा पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक यानी कि अपना जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है हवासोंग 18, ठीक है। हवासोंग 18 का जुलाई 2023 में उत्तर कोरिया के द्वारा जो है परीक्षण किया गया, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये ध्यान रखिएगा ये नवीनतम हथियार वैनसोंग है, इसका अनावरण किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ठोस प्ररोधक का उपयोग करने वाली ये पहली जो है उत्तर कोरियाई मिसाइल है, जिस कारण से ये चर्चा में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भाई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, ये है क्या, तो ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये परमाणु हथियार ले जाने में क्या है दोस्तों, सक्षम है। अगर देखा जाए ये 5500 किलोमीटर से अधिक की जो है सीमा के साथ इसे अंतर महाद्वीपीय मिशनों के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप यानी कि लगभग 5,000 किलोमीटर के दायरे में ये मिसाइल जो है वार करने में, ठीक है, अपने लक्ष्य को साधने में सक्षम है। वर्तमान में देखा जाए किन देशों के पास जो है भूमि आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो सबसे पहले देखिए हम उत्तर कोरिया के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तर कोरिया के पास है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए रूस के पास है, अमेरिका के पास है, फ्रांस के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है, चीन के पास है, भारत के भी पास है और इजराइल के साथ देखा जाए 8 देशों के पास ये भूमि आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। अब आप मुझे बताएंगे भारत के पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करें, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करेंगे जो उत्तर कोरिया का जो नया जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण जो हुआ है उसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए उत्तर कोरिया, जैसा कि आपको पता है अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया का काफी ज्यादा रिश्ते अच्छे नहीं चलते हैं, तो एक तरीके से अपनी आत्मरक्षा जो है उनकी क्षमताओं को मजबूत करना और अगर कभी भविष्य में किसी भी तरह का सैन्य खतरा होता है तो उनको रोकने के उद्देश्य से उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल का जो है परीक्षण किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा भाई हवासोंग 18 किस देश का जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उत्तर कोरिया का है, ठीक है।
इसी के साथ साथ हम बात करते हैं भाई PSLV C56 इसरो द्वारा 7 यूरोपीय अंतरिक्ष उपग्रह का विमोचन किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया, 7 सैटेलाइट का जो है लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष जो है अनुसंधान संगठन ने, ठीक है, यहाँ पे जो है 30 जुलाई 2023 को एक साथ जो है 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसमें एक स्वदेशी है और सिंगापुर के जो है 6 सैटेलाइट शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हटा दीजिएगा। देखिए ये नहीं है, 7 जो है उपग्रह को, अंतरिक्ष उपग्रह का विमोचन किया था, ये नहीं है। जिसमें से सिंगापुर के 6 सैटेलाइट है और एक स्वदेशी सैटेलाइट है। सिंगापुर का देखा जाए दोस्तों तो ये पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह है जिसका नाम है DS, ठीक है, ADS-SAR, और 6 जो अन्य उपग्रहों को PSLV C56 के जरिए जो है कहां से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया है। सिंगापुर के जो सभी ग्रह हैं उन उपग्रहों को 536 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है। DS, अगर यहाँ पे DS-SAR की बात करें दोस्तों तो ये सभी मौसम में, किसी भी तरह का मौसम होगा उनमें दिन और रात में सभी हर समय जो है तस्वीरें लेने में ये सक्षम है। इससे पहले भी देखा जाए दोस्तों अप्रैल में PSLV रॉकेट से सिंगापुर के 2 उपग्रहों को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C56 दोस्तों ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जिसे जो है इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच माना जाता है। किसे दोस्तों, तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये एक तरीके से कॉमर्शियल ब्रांच है, ये अन्य देशों के उपग्रहों को लॉन्च करता है और इस तरीके से ये एक आर्थिक मुनाफा प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसरो के बारे में, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों ये भारत सरकार का एक अंतरिक्ष विभाग है, उसी के तहत जो है ये अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये जो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज है उसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है स्थापना की गई थी। कब किया गया था दोस्तों, तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। मुख्यालय दोस्तों इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है दोस्तों S सोमनाथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। और संस्थापक वर्तमान में कौन है, इसके जो संस्थापक थे इसरो के वो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसरो के बारे में हमने बात किया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे यूरिया गोल्ड, सल्फर से, ठीक है, लेपित यूरिया की नई किस्म, यानी कि जो यूरिया है उस पे सल्फर लगाया जाएगा, उसी को हम यूरिया गोल्ड कहेंगे, जो उर्वरक होगा, ठीक है, यूरिया गोल्ड। और ये जो है इसको लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के सीकर जिले से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूरिया गोल्ड को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो राजस्थान के सीकर जिले से जो है लॉन्च किया गया एक कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, तो यूरिया गोल्ड को राजस्थान के सीकर से लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यूरिया गोल्ड दोस्तों ये भी एक यूरिया का ही प्रकार है, किस्म है, और इस यूरिया पे चूंकि सल्फर जो है लगाया जाता है, उसका कोट किया जाता है, और इसीलिए जो है इसे सल्फर यूरिया के भी नाम से जाना जाता है। ये देखा जाए तो नाइट्रोजन की क्रमिक रिलीज है और ये लंबा जीवन काल इस यूरिया गोल्ड का होता है। और ये देखा जाए जो नीम लेपित यूरिया होती है, जिसमें नीम का जो है कोट लगा रहता है, और जो पारंपरिक यूरिया होती है उनसे काफी ये बेहतर है। ठीक है, कौन दोस्तों, यूरिया गोल्ड। इसका जो इस्तेमाल दोस्तों, इसके इस्तेमाल से क्या फायदा होगा, तो इससे जो है मिट्टी में जो सल्फर की कमी होती है वो कमी जो है नहीं रहेगी, यानी कि कमी उसकी खत्म होगी। और साथ ही साथ पौधों में जो नाइट्रोजन इस्तेमाल करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, इससे पौधों का ग्रोथ होगा। नाइट्रोजन की वजह से पौधों का ग्रोथ होता है, तो एक तरीके से पौधे जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं वो बड़े संगम जो है एक तरीके से उसके इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे देखिए क्या होगा, जब पौधे जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी तो पौधों के जो फसल है उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो है फसल से उर्वरक की खपत जो है वो भी कम होगी, साथ ही फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। यह यूरिया दोस्तों मौजूदा वक्त में किस कंपनी के द्वारा जो है बनाया जा रहा है, तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा इस जो है यूरिया को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यूरिया गोल्ड को कहां से लॉन्च किया गया, राजस्थान के सीकर से। और यूरिया गोल्ड को हम सल्फर यूरिया के भी नाम से जानते हैं। कारण क्या है, क्योंकि इस पे जो है ये सल्फर कोटेड यूरिया होती है। चलिए इसी के साथ साथ हम अगले पॉइंट की तरफ चलते। देखिए लूना 25 दोस्तों, लूना 25 भी रूस का ये चंद्रयान मिशन है। जब भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया उसी दौरान जो है रूस ने भी
लूना 25 को जो है लॉन्च किया था, क्योंकि ये चंद्रमा के सरफेस पे पहुंचने से पहले क्रैश हो गया, जिसकी वजह से ये चर्चा में था। तो जो है यहाँ पे 11 अगस्त को 2023 को, ठीक है, रूस ने जो है लूना 25 मिशन को लॉन्च किया, जो कि मून मिशन है, ध्यान रखिएगा, चंद्र मिशन है। और ये जो है उसी के बाद जो है जब भारत ने चंद्रयान 3 को मिशन को लॉन्च किया था, उसके बाद जो है इसको लॉन्च किया गया था। और 20 अगस्त की बात है दोस्तों 2023 को, ये जो है चंद्रमा की सतह से टकरा कर ये जो है लूना 25 जो मिशन है रूस का, वो क्रैश हो गया था। और ये मून लैंडिंग यानी कि मून पर लैंड होने वाला ये रूस का पहला जो है लूना 25 मॉडर्न जो है, ये रूस का पहला जो है मून लैंडिंग मिशन था, मून पर लैंड करने वाला मिशन था, जो कि क्रैश हो गया। ठीक है, यहाँ पे भारत ने देखा जाए चंद्रयान 3 के बाद देखा जाए तो चूंकि इसे चंद्रयान 3 के बाद इसको लॉन्च किया गया था, और देखा जाए चूंकि ये चंद्रयान 3 पर, ठीक है, ये भारत के जो चंद्रयान 3 से पहले ही जो है ये चांद पर लैंड होने वाला था। ठीक है, लेकिन चूंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, किससे दोस्तों, चंद्रयान 3 से, जिस कारण से स्पीड भी बहुत ज्यादा होने के कारण ये चंद्रमा की सतह पर, ठीक है, 20 अगस्त में जो है टकरा जाने के कारण ये जो है लूना 25 क्रैश हो गया। ये जो है लूना 25 का अगर हम वजन देखें तो ये 1750 किलोग्राम का ये लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान जो है चंद्रमा 3 के मुकाबले क्या था, काफी हल्का था, जिसके कारण से इसकी गति काफी अधिक थी। इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से जो है इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों लूना 25 को रूस के द्वारा, तो जो चंद्रमा है उसकी संरचना को जानने के लिए, मिट्टी की संरचना, ध्रुवीय जो है ब्रह्मंडल में जो धूल कण है उनका अध्ययन करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो सतह पर पानी यानी कि चंद्रमा के सतह पर पानी है या नहीं इसका पता लगाने के लिए लूना 25 को लॉन्च किया गया था। और इसका जो लक्ष्य क्या था, चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज और आंतरिक संरचना का रिसर्च करना। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत की चंद्रयान 3 की बात करें तो इसको जो लॉन्च किया गया था किस लक्ष्य के साथ, तो जो चांद की सतह है, ठीक है, दक्षिणी भाग का, उस पर जो सुरक्षित और एक तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करने के उद्देश्य से जो है लॉन्च किया गया था, और ये सफल भी रहा। यहाँ पे लूना 25 के पहले अगर आखिरी बार रूस ने जो है अपना अंतिम मिशन जो है लॉन्च किया था लूना 24, वो 1970 में जो है लॉन्च किया था। अब तक केवल देखा जाए दोस्तों कितने देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है, इसमें से ध्यान रखिएगा सोवियत संघ है दोस्तों, अमेरिका है और चीन है, चौथा देश दोस्तों बन गया है दोस्तों भारत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दक्षिण वाले क्षेत्र पर, चांद के दक्षिणी क्षेत्र पर ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ लूना 25 के बारे में ध्यान रखिएगा, कौन सा मिशन है, किस देश का है, किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि चंद्रयान 3 के आसपास ही इसको लॉन्च किया गया था, जिस कारण से ये चर्चा में था और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला दोस्तों बात करेंगे भू विजन। तो ये IoT आधारित, ठीक है, मृदा परीक्षण यानी कि जो सॉइल होता है उसका परीक्षण करने के लिए, ठीक है, कृषि विज्ञान सलाहकार मंच है। तो ये अगस्त को, ठीक है, अगस्त 2023 को, ध्यान रखिएगा, अगस्त 2023 को कृषि प्रौद्योगिकी में एक अभूतपूर्व प्रगति, ठीक है, जिसमें IoT आधारित एक स्वचालित मृदा प्रशिक्षण और कृषि विज्ञान सलाहकार मंच, जिसको हम कहते हैं दोस्तों भू विजन, या फिर हम इसे जो है कृषि अस्त्र, ठीक है, कृषि रास्ता मृदा परीक्षण प्रणाली के भी नाम से जानते हैं भू विजन को। इसको आधिकारिक तौर पे ICAR हैदराबाद के द्वारा जो है पेश किया गया है। तो एक तरीके से ये क्या होगा, जो सॉइल होता है उसको टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, ये एक तरीके से रैपिड, अपने तरीके से ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग है दोस्तों, जिसका नाम है भू विजन। ठीक है, जिसे ICAR हैदराबाद के द्वारा पेश किया गया। आइए भू विजन के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं कृषि रास्ता मृदा परीक्षण प्रणाली, यानी कि सॉइल को टेस्ट करने की एक प्रणाली है, ये एक सिस्टम है। और इसे देखा जाए दोस्तों तो ये जो ICAR, ठीक है, IIR, जैसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्था और कृषि तंत्र के द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये प्रणाली दोस्तों मात्र, ठीक है, केवल 30 मिनट में 12 प्रकार की जो मृदा जो सॉइल होती है उनका पैरामीटर परीक्षण जो है कर सकती है बिना किसी रुकावट के। अगर यहाँ पे चूंकि इसको जो है पेश किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चावल अनुसंधान संस्था के द्वारा, तो आइए बात करते हैं भारतीय चावल अनुसंधान, ठीक है, संस्था
के बारे में। दोस्तों इसे 1965 में, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों का है हैदराबाद, ठीक है। तो जो तेलंगाना की दोस्तों राजधानी है दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है, वहां पे ही इसका देखा जाए हेडक्वार्टर है किसका, भारतीय चावल अनुसंधान संस्था, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो भू विजन क्या है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा सॉइल टेस्टिंग है, ठीक है, जिसको जो है पेश किया गया है, ठीक है, यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, ठीक है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्था के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करते हैं दोस्तों नमो 108। दोस्तों नमो 100 क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा जो कमल जो लोटस होता है उसकी एक उन्नत किस्म है जिसको विकसित किया गया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था के द्वारा, जो कि लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने वैज्ञानिक और, ठीक है, औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, ठीक है, लखनऊ के द्वारा एक कमल की, ठीक है, यानी कि लोटस की नई उन्नत किस्म को विकसित किया है, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, लोटस, यहाँ पे नमो 108, उसको जो है उसको उनको जो है अनावरण किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा और इसका नाम क्या है नमो 108। और नमो 108 क्योंकि इसमें जो है कमल में 108 पंखुड़ियां, इसलिए नमो 108 इसको कहा गया है। ये कमल की देखिए नई प्रजाति है और ये लगभग देखा जाए पूरे साल जो है ये नई प्रजाति खिलती है, लगभग मार्च से लेकर के दिसंबर तक ये नई प्रजाति खिलती है और ये जो कमल की नई प्रजाति काफी पोषक तत्वों से भी भरपूर है। ये जो है कमल की ऐसी प्रजाति दोस्तों जिसका जो जीनोम है इसकी विशेषताओं के लिए पूरी तरीके से सिक्वेंट है। इसी अवसर पे जिस अवसर पे ये जो है नमो 108 का अनावरण किया जा रहा था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, उसी दौरान देखा जाए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घृत कुमारी, जिसे हम एलोवेरा कहते हैं दोस्तों, उसकी एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है दोस्तों NBRI निहार, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि NBRI निहार जो है किसकी नई प्रजाति है, तो ये एलोवेरा की नई प्रजाति है, ठीक है, जिसका जो है एक नया क्लोन जो है चुना गया है। और ये जो नई प्रजाति है दोस्तों वो जो सामान्य एलोवेरा होता है उसकी तुलना में इसमें जो है जल की मात्रा 2.5 गुना अधिक होती है, तो इसका भी अनावरण किया गया है दोस्तों किसके द्वारा, तो ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो CSIR के अंतर्गत ये राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था। वर्तमान में जो इसके निदेशक है डॉक्टर अजीत कुमार साशनी है और ये मूल जो है मंत्रालय है इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और इसका जो स्थान यानी कि हेडक्वार्टर है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और हमारा आज का अगला पॉइंट है कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रॉज द्वारा, ठीक है, IG ड्रॉज द्वारा स्काईवॉक नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया। तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है विकसित किया गया किस नाम से दोस्तों, तो स्काईवॉक, ये भी ध्यान रखिएगा नाम जो है विकसित किया गया, जो कि एक ठीक है, यहाँ पे स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन्स द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये ड्रोन है IG ड्रोन के द्वारा इसको विकसित किया गया। तो एक टेक स्टार्टअप कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है IG ड्रोन, उसने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन यानी कि उस ड्रोन पर 5G जो है लगाया जा सकता है सक्षम ड्रोन जो है ये विकसित किया गया है, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है, ठीक है, एक तरीके से इस तरीके से वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है, ठीक है, और उसकी लैंडिंग भी कर सकता है। यहाँ पे ये ड्रोन जो है दोस्तों इसका नाम क्या दिया गया है, स्काईवॉक ड्रोन। ध्यान रखिएगा स्काईवॉक क्या है, भारत का पहला जो है 5G इनेबल्ड ड्रोन है जिसको जो है एक स्टार्टअप कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है IG ड्रोन के द्वारा विकसित किया गया। और इस ड्रोन का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो रक्षा और चिकित्सीय अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्काईवॉक की क्षमता के बारे में दोस्तों बात करें तो ये 10 किलोग्राम का जो है पेलोड ले जा सकता है। इसमें लगभग 5 घंटे की जो है इस लगभग क्षमता है और इंटरनेट लिंक जो है अनुपलब्ध होने की भी स्थिति में ये जो उपग्रहों के माध्यम से काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि भाई इंटरनेट के माध्यम से, अगर इंटरनेट नहीं भी है तो ये जो है उपग्रहों सैटेलाइट के माध्यम से ये काम कर सकता है। IG ड्रोन दोस्तों बात करें तो ये जो है भारत की एक ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग और इंस्पेक्शन सुविधा प्रदान करने वाली टेक कंपनी है। और इसे दोस्तों ये जो ड्रोन है, ठीक है, इसे उड़ीसा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इस कंपनी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो है 5G इनेबल्ड ड्रोन जिसका नाम है स्काईवॉक, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टार्टअप कंपनी है आईजी ड्रोन के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है। इसी के साथ साथ बात करते दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो है एक भारतीय खगोल विज्ञानी है जिसका नाम है अश्विनी शेखर, उनके नाम पर एक छोटे से ग्रह का नाम रखा है। तो आइए बात करते हैं कि किन उपलब्धियों के कारण जो है इनको इतने बड़े चीज जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। और इसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो सम्मान है जून 2023 में एक एरिजोना में एक समारोह आयोजित किया गया था जिसका नाम है दोस्तों क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023। ठीक है, उस सम्मेलन के दौरान उन्हें जो है यानी कि अश्विनी शेखर को इस सम्मान से ये जो है सम्मान से सम्मानित किया गया। और अभी तक वर्तमान में देखा जाए केवल 5 भारतीय हैं जिन्हें जो है ऐसे सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये 5 भारतीय कौन है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार जो विजेता रहे हैं सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, महान गणितज्ञ जो है श्रीनिवास रामानुजम, प्रमुख भौतिकी विज्ञान और खगोल शास्त्री डॉक्टर विक्रम साराभाई, महान खगोल शास्त्री और आईएयू मनाली के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम है कल्लाट वेणु बप्पू, और विल्सन बप्पू प्रभाव के सह खोजकर्ता। ठीक है, तो इनको जो है ये अभी तक ऐसे वैज्ञानिक है जिनको जो है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा किसी छोटे ग्रह का नाम रखा गया था। वर्तमान में जो है एक भारतीय खगोल वैज्ञानी अश्विनी शेखर, उनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा ये कार्य किया गया है तो ये संघ की भी बात कर लेते दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ दोस्तों जो पेशेवर खगोलविद है उनका एक संगठन है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1919 में किया गया था। और इसका जो सचिवालय है दोस्तों वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो है मुख्यालय सचिवालय पेरिस में। ठीक है, अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है शिरीषा बंदाल, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। और ये अंतरिक्ष में ठीक है स्पेसशिप से अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दूसरी जो है भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है शिरीषा बंदाल और इन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक के ध्यान रखिएगा गैलेक्टिक शिप स्पेसशिप है। ठीक है, तो उससे जो ये नाम भी ध्यान रखिएगा वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप है और इससे इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा किया। तो ये भारतीय मूल की है दोस्तों। ठीक है, शिरीषा बंदाल इन्होंने 11 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली ये भारतीय मूल की दूसरी महिला जो है बन गई। इसके पहले कौन था दोस्तों? कल्पना चावला थी। एक अरबपति है दोस्तों जिनका नाम है सर रिचर्ड ब्रैंसन, उनकी जो है वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान जिसका नाम है दोस्तों VSS यूनिट में वो सवार होकर के अंतरिक्ष के किनारे इन्होंने उड़ान भरा। इनके साथ देखा जाए दोस्तों ठीक है अन्य 6 चालक दल थे। ठीक है, यहाँ पे रिचर्ड ब्रैंसन की जो है वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान में ठीक है 6 चालक दल सवार थे जो कि पृथ्वी पर लौटने से पहले अंतरिक्ष के किनारे इन्होंने क्या किया था? उड़ान भरी थी। इसके पहले दोस्तों कल्पना चावला थी भारतीय मूल की पहली महिला जिन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। यहाँ पे उनकी जो है यहाँ पे जब वो कोलंबिया अंतरिक्ष शटल के जो है पृथ्वी पर वापस आ रही थी उसी दौरान जो है इनके अंतरिक्ष यान में जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उनकी 2003 में मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद देखा जाए उनकी कल्पना चावला के बाद शिरीषा बंदाल जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की ये दूसरी महिला बनी है। ठीक है, तो ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे दोस्तों भारत का पहला AI शहर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कौन बनेगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर स्थापित किया जाएगा और इसके लिए जो है एक योजना जो है बनाई गई है और योजना को बढ़ावा देने की दिशा में भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक रिपोर्ट है दोस्तों जिसका नाम है ग्रैंड व्यू रिसर्च। उस रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक AI बाजार का आकार ये बताया गया भाई 137 बिलियन डॉलर जो है आका गया है। वही 2023 से लेकर के 2030 तक लगभग 37.3% की चक्रवृद्धि वृद्धि से जो है वृद्धि दर से तरीके से जो है अभी से लेकर के यानी कि 2023 से लेकर के 2030 तक लगभग 7 साल में ये जो AI की मार्केट है दोस्तों वो लगभग चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज से ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ देखा जाए तो ये बढ़ेगी AI की मार्केट। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि भाई एक AI सिटी बनेगी। कहाँ बनेगी दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ है। लखनऊ में जो AI और मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र है जिस कारण से ये डिसीजन लिया गया है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, यहाँ पे स्मोप्स 2023 पर यानी कि अंतरिक्ष यान जो मिशन संचालन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये देखते हैं। जिसका जो आयोजन किया गया दोस्तों वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा, किसके किसके सहयोग से, तो इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी और इंटरनेशनल, ठीक है, इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ ठीक है, एस्ट्रोनॉटिक्स के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहाँ पे इसका जो है सम्मेलन किया गया ये ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का विषय क्या था, उपग्रह मिशन संचालन में ग्राउंड और स्पेस सेगमेंट में स्वचालन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियां। ठीक है, ये जो है इसका विषय था। इसी के साथ साथ इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो अंतरिक्ष मिशन संचालन को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए विश्व स्तर पर कल्पना की जा रही जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है उन प्रौद्योगिकियों का पूर्वावलोकन करते हुए मौजूदा प्रौद्योगिकियों और उनकी चुनौतियों पर अपने विचार साझा करने के लिए सभी अंतरिक्ष नेताओं को एक साथ लाना जो है इसका विषय था। इसमें देखा जाए शिक्षा, उद्योग और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच जो है तालमेल को बढ़ावा देने के लिए इसरो के लिए एक मंच के रूप में ये जो है सम्मेलन कार्य करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है दोस्तों बेंगलुरु में किया गया, थीम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत ने अमेरिका के साथ प्रीडेटर या फिर MQ-98 सशस्त्र ड्रोन को खरीदने के लिए समझौता किया। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि MQ-9B, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 98 नहीं है 9B है। ठीक है, 9B है। ठीक है, 9B है। और इस सशस्त्र ड्रोन को खरीदने के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है, तो अमेरिका के साथ किया है। तो भारत का जो रक्षा मंत्रालय दोस्तों उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक सशस्त्र ड्रोन को खरीदने के लिए जो है स्वीकृति प्रदान की है। उस सशस्त्र ड्रोन का नाम क्या है दोस्तों, 31। ठीक है, MQ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 31 सशस्त्र ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस ड्रोन का नाम क्या है, MQ-9B। ये जो उन्नत ड्रोन है दोस्तों, इस ड्रोनों के अधिग्रहण का उद्देश्य क्या है, भारत क्यों खरीदना चाहता है इस ड्रोन को, तो भारत जो है अपनी निगरानी क्षमता को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है और सशस्त्र बल में को जो है ये मजबूत करना चाहता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की विशेषताओं के बारे में बात करें दोस्तों, ये जो ड्रोन है दोस्तों MQ-9B ड्रोन, ये MQ-9 रीपर का ही एक वेरिएंट है, यानी कि जो MQ-9 है रीपर उसी का एक नया वर्जन इसको जो है बनाया गया है। और इसका जो उपयोग किया जाता है काबुल में जो अलकायदा नेता ऐमान अल जवाहिर को मारने के लिए हेल फायर, ठीक है, मिसाइल के संशोधित संस्करणों को लॉन्च करने के लिए इसका जो है उपयोग किया गया था। MQ-9B के दो वेरिएंट है, वेरिएंट स्काई गार्जियन। ठीक है, दो वेरिएंट कौन से है, एक स्काई गार्जियन है और इसका जो सिबलिंग, ठीक है, सी गार्जियन है। भारतीय नौसेना ने दोस्तों 2020 में जो है MQ-9B सी गार्जियन का संचालन जो है भारतीय नौसेना कर रही है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार कर रही है। और ये ड्रोन देखा जाए इसके बारे में तो ये 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर कार्य कर सकता है, जिससे उच्च ऊंचाई वाले जो हिमालयी सीमा क्षेत्र में, ठीक है, भारतीय सेना को व्यापक निगरानी क्षमता मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत और किस देश के बीच में जो है प्रेडेटर यानी कि MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीदने को लेकर के समझौता हुआ है। तो भारत ने जो है अमेरिका के साथ किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करेंगे देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहाँ रखे गए दोस्तों, तो यहाँ पे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला जो है डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया। और चूंकि त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है तिरुवनंतपुरम को, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो पार्क है दोस्तों, ये देखा जाए 1501 करोड़ का ये डिजिटल साइंस पार्क होगा। और इस पार्क प्रोजेक्ट में केरल की जो यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है उसके पास लगभग जो है 14 एकड़ भूमि पर जो है स्थापित किया जाएगा इस पार्क को। ये जो डिजिटल पार्क परियोजना है दोस्तों, इसको मुख्य रूप से जो है किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किया जा रहा है, तो डिजिटल प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा। और साथ ही साथ जो इससे संबंधित अन्य क्षेत्र है जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इलेक्ट्रिक्स हो गया और भी बहुत ऐसे क्षेत्र जो इससे संबंधित है, उन पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से इस पार्क को बनाया जा रहा है दोस्तों। तो देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला जो रखी गई है वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रखा गया। और इसी के साथ साथ देश का पहला
जो एआई शहर बनाया जाएगा वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे दोस्तों केरल के जो मुन्नार में जो वहां पे राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जिसका नाम है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, वहां पे जो है देश का पहला फर्न संग्रह जो है स्थापित किया जाएगा। फर्न, ठीक है, फर्न कलेक्शन जो होगा यहाँ के हिल स्टेशन में जो है बनाया जाएगा। और ये कहाँ पे दोस्तों, केरल के मुन्नार में जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे। तो यहाँ पे फर्नारियम या और फिर ठीक है, आर्किडेरियम के करीब जो है इस पार्क के भीतर ये जो है स्थित होगा। यहाँ पे फर्नारियम को जो है स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, जो आगंतुक होंगे, जो ट्रेवलर्स होंगे, उनको पार्क की जो जैव विविधता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है पार्क है, उसके बारे में शिक्षित करना, उनके बारे में बताना, और साथ ही साथ जो वनस्पति है उनके अनोखे तरीके को जो है प्रदर्शित करना। दोस्तों फर्म होता क्या है, तो ये एक स्वस्थ, ठीक है, वनों का पारिस्थितिकी संकेतक होता है। यानी कि जहाँ फर्म होते हैं हमें ये पता चलता है कि भाई ये जो है यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र काफी अच्छे हैं इस वन के, ठीक है। और ये पौधों के देखा जाए किस परिवार से है, तो एपिफाइटिक परिवार का ये हिस्सा है जो अन्य पौधों पर उगते हैं। वे पेड़ों से लीचिंग के जरिए जो है पोषक तत्व और साथ ही साथ पानी प्राप्त करते हैं। पार्क के अंदर पेड़ों पर जो है बड़ी संख्या में फर्म जो है पाए जा सकते हैं, जो कि एक स्वस्थ जंगल का संकेत है। यानी कि जिस जंगल के पेड़ों पे ये फर्म पाए जाते हैं वहां पे एक तरीके से स्वस्थ संकेतक का इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चल गया दोस्तों कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में दोस्तों, तो केरल के मुन्नार में, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने सबसे बड़े रॉकेट LVM-3 से वन वेव समूह के 36 उपग्रहों की उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की जो सबसे बड़ी पेलोड रॉकेट है जिसका नाम है LVM-3, ठीक है, इससे जो 36 वन वेव उपग्रहों को लेकर 26 मार्च 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, ये दूसरे लॉन्च पैड से जो है रवाना किया। और इसके बारे में बात करें तो ये 43.5 मीटर लंबे इस वाहन का वजन कितना था, तो 663, ठीक है, 36,400, यहाँ पे 643 टन जो था इस वाहन का वजन था। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो कि इसरो की कॉमर्शियल जो है शाखा है, इस लिमिटेड के साथ जो है एक वाणिज्यिक समझौते के तहत जो है 72 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम, जिसे वन वेव ग्रुप कंपनी है, उसके साथ जो है ये दूसरा मिशन है। 36 उपग्रहों का जो पहला सेट है दोस्तों उसको 23 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, LVM-3 M2 या वन वेव इंडिया वन विशन के तहत जो है लॉन्च किया गया था। इस मिशन में दोस्तों देखा जाए तो LVM-3 लगभग जो है 5,805 किलोमीटर वजन वाले 36 वन वेव जेन, ठीक है, उपग्रहों को 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ 450 किलोमीटर की जो है गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस ये जो रॉकेट है दोस्तों LVM-3, इसकी ये छठी उड़ान है। और LVM-3 के लगातार 5 सफल मिशन थे, इसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल था, ठीक है। चूंकि उतना सफल नहीं हुआ था लेकिन इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था इसरो का ये LVM-3 जो है सक्सेसफुली प्लेस किया है किसको दोस्तों, 36 वन वेव सैटेलाइट को। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं भारत की पहली सौर कार जिसका नाम है ईवा, ठीक है। तो ये सोलर इलेक्ट्रिक कार है दोस्तों जिसका नाम है ईवा, और इसको जो है प्रदर्शित किया गया ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का जो आयोजन किया गया था 2023 में। वहां पे भारत की पहली जो है सौर से चलने वाली कार को प्रदर्शित किया गया। नाम क्या है दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, ईवा नाम है। और ये जो कार है दोस्तों ये पुणे की स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों वेब मोबिलिटी, उसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया था। इस कार का नाम क्या है, ईवा। नाम ध्यान रखिएगा, आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है। ये कार दोस्तों एक बार में अगर चार्ज कर दिया जाए तो लगभग ये 210 से लेकर के 250 किलोमीटर तक ये चल सकती है। और ये एक मिनी इलेक्ट्रिक कार है। और ध्यान रखिएगा ये बिजली से चार्ज नहीं होती बल्कि ये धूप से चार्ज होती है। तो धूप में खड़ा कर दीजिए, चार्ज हो जाएगा। और एक बार अगर ये फुल चार्ज हो गई तो 200 से लेकर के लगभग 250 किलोमीटर तक ये यात्रा कर सकती है। और ये कार को देखिए सोलर चार्ज करने के लिए इसके छत पर ही सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन।
तो भारत का पहला हैवी लिफ्ट ठीक है लॉजिस्टिक ड्रोन को जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों नवीन पटनायक, उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया। यह ड्रोन दोस्तों उड़ीसा में जो स्टार्टअप है जिसका नाम है दोस्तों बोनवी एरो के द्वारा जो है इस ड्रोन को निर्मित किया गया। ये जो बोनवी एरो है ये AICCB, रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी उड़ीसा और नीति आयोग समर्पित जो है उद्यम है। और ये देखा जाए कार्गो परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन जो है बनाता है दोस्तों ये जो बोनवी एरो। और इसी बोनवी एरो के द्वारा भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को जो है लॉन्च किया गया है। इसी ड्रोन से अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की जो अग्रिम चौकी की पूर्वी कमान के तवांग में 8,000 से लेकर के 10,000 फीट की ऊंचाई पर 50 किलोग्राम कार्गो ले जाने के लिए इसे RMO-1 इलेक्ट्रिक एयर व्हीकल का जो है सफल परीक्षण किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो है हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को जो है लॉन्च किया गया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। इसी के साथ साथ हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जिसका नाम है सारा। दोस्तों ये विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है जिसको जो है अनावरण किया गया दुबई स्थित एक एयरलाइन ठीक है जिसका नाम है एमिरेट्स, उसके द्वारा अप्रैल 2023 में ये जो है दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का जो है अनावरण किया गया। सारा तो इसकी तस्वीर दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो है स्कैन किए गए पासपोर्ट को, यानी कि जो है पासपोर्ट जिसको स्कैन किया जाता है उस पासपोर्ट के साथ ग्राहकों का चेहरा मिलाती है, यात्रियों की जांच करती है और जो सामान छोड़ने वाले क्षेत्र है उनका भी ये मार्ग जो है प्रदर्शित करती है। ये सुविधा ग्राहकों को अपना सामान जो है 24 घंटे पहले और अपनी उड़ान से 4 घंटे पहले तक जो है हवाई अड्डे पर छोड़ने की अनुमति देता है। यह सुविधा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की ICD ब्रुकफील्ड प्लेस ने जो है शुरू किया है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया है दुबई स्थित एयरलाइन जो है एमिरेट्स के द्वारा, जिसका नाम क्या है दोस्तों सारा। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों चंद्रयान 3 ठीक है, जिसने जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया। और इसी के साथ साथ भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने चंद्रमा पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया। और इसी के साथ साथ भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ठीक है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ध्यान रखिएगा, जो है दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है और चंद्रमा पर पहुंचने वाला ठीक है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत है, क्योंकि इसके पहले भी अमेरिका, रूस और चीन जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं। इस पूरे अभियान की जो चंद्रयान 3 का अभियान था उसका निर्देशन किसके जो है द्वारा किया गया, तो P वीरुमुथुवेल के द्वारा जो है किया गया। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, चूंकि चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 1, 2, 3 के, यानी कि पहले हम चंद्रयान 1 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों चंद्रयान 1 कार्यक्रम की जो घोषणा किया गया था जो है 2003 में, उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था 15 अगस्त 2003 को। और ये जो है चंद्रयान 1 को जो लॉन्च किया गया था 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में, किसके द्वारा, तो यहाँ पे CPSLV X2 के सहायता से जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ जो है भारत जो है USA, रूस और यूरोप और जापान के बाद जो है ये इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया था। चूंकि दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ये जो यान था, चंद्रयान था ठीक है, ये दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले चंद्रमा पर इसने पानी की खोज की थी। और पानी की खोज के लिए देखिए लूना 25 भी लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा, जो चंद्रमा की सतह से टकरा करके क्रैश हो गया था। इसी के साथ साथ चंद्रयान 2 की बात करते हैं दोस्तों, जिसे जो है 22 जुलाई 2019 को जो है GSLV M341 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये चूंकि आंशिक रूप से सफल था और आंशिक रूप से ये जो है असफल रहा और इसकी लैंडिंग में ही ये विफल हो गया। और इसका पूरा बजट, चूंकि बजट इंपॉर्टेंट नहीं, चंद्रयान ठीक है, यहाँ पे बात करते 3 की बात करते हैं दोस्तों, जिसे 14 जुलाई 2023 को डेट याद रखिएगा लॉन्च किया गया था। और ये भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा 23 अगस्त 2023 को, क्योंकि 23 अगस्त को ही जो है जो चंद्रयान 3 ठीक है लैंड किया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ठीक है। और इस अभियान का जो बजट था लगभग 615 करोड़ था।
कुछ हम और बातें कर लेते हैं चंद्रमा से संबंधित कुछ अन्य देशों के, ठीक है, यान के बारे में, जिसमें लूना 1 दोस्तों, जिसको पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है, किसका दोस्तों, चंद्रमा से संबंधित रूस का, जिसे जो है लॉन्च किया गया था 1959 में। सर्वेयर 1 जो कि यूएसए का जो है दूसरा ये देश है जो चंद्रमा की सतह पे पहुंचा 1966 में, सर्वेयर 1। और चीन ने 2013 में जो सफलता हासिल की, ठीक है, चीन ने कौन सा, चॉन्ग-ई 3, ठीक है, 2013 में। अगर हम बात करते हैं जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी चंद्रयान 3 की दोस्तों, तो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये लाइव है, लाख नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग इसरो का जो चंद्रयान 2 है। तो आपसे पूछा जा सकता है विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम कौन सा है, तो चंद्रयान 3 का लाइव स्ट्रीमिंग रहा है। देखिए चंद्रयान जो 2 जहां पे जब लैंड किया था उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया दोस्तों, तिरंगा पॉइंट। और जो चंद्रयान 3 का जो निशान था जहां पे लैंड किया दक्षिणी ध्रुव पर, उसको शिव शक्ति नाम दिया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शिव शक्ति पॉइंट। इसी के साथ साथ 23 अगस्त को चूंकि चंद्रयान 3 ने सफल हुआ, तो 23 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं ये जो फैसला लिया गया है, ठीक है, ये 23 अगस्त को, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो विक्रम लैंडर, ध्यान रखिएगा लैंडर क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो तैनाती के साथ चंद्रयान 2 मिशन का सफलता का जश्न मनाने के लिए इस दिवस को जो है चंद्रयान 3 मिशन का, यहाँ ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए किया गया था। क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा और इसकी सफलता के लिए इसरो को जो है दोस्तों एक लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल फिलहाल का है। तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को जो है लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। ये पुरस्कार दोस्तों आइसलैंड के हुसाविक के अन्वेषण संग्रहालय ने जो है ये दिया है इसरो का जो सफल चंद्रयान 3 मिशन है उसके लिए, ठीक है, 2023 के एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया। किसने किया दोस्तों, तो आइसलैंड के हुआसिक के अन्वेषण संग्रहालय के द्वारा किया गया। यह पुरस्कार दोस्तों चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव के पास किसी भी अंतरिक्ष यान की पहली सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्रमा की खोज को आगे बढ़ाने और आकाशीय रहस्यों को समझने में योगदान देने के लिए जो है इसरो की जो अदम्य भावना है उसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये जो पुरस्कार दिया गया, इस पुरस्कार को, ठीक है, इसरो की तरफ से, इसरो की ओर से किसने प्राप्त किया, तो ये जो इसरो की और यहाँ पे राजदूत जो है वी श्याम ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ये जो 2015 से ये लीफ एरिक्सन पुरस्कार जो है दिया जाता है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन म्यूजियम के द्वारा, और ये एक वार्षिक पुरस्कार है, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन म्यूजियम के द्वारा ये 2015 से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है और इस साल देखा जाए तो ये इसरो को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ दोस्तों हमने देखा इसरो और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनकी कुछ बिंदुओं को देखा, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये क्लास यहीं पे नहीं खत्म होती, अगली क्लास में भी हम बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। पीडीएफ के लिए कतई ही परेशान नहीं हुए, सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके एग्जाम के पहले तक सारी चीजें ना सिर्फ प्रोवाइड किया जाएगा बल्कि आपको मल्टीपल टाइम जो उनका रिवीजन कराया जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी संस्था की है, बस हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।